आज की कहानी प्रेम और न्याय के बीच फंसा एक राजा। बहुत साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम वीरेंद्र था। वह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जिम्मेदारियों ने उसके चेहरे पर जल्दी ही गंभीरता ला दी थी। बचपन से उसने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी और अपने पिता से यही सुना कि राजा का दिल नरम हो सकता है, पर फैसला हमेशा सख्त होना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला हजारों लोगों की जिंदगी बदल देता है। और जब उसके पिता की अचानक बीमारी से मौत हुई तो कम उम्र में ही उसे सिंहासन पर बैठना पड़ा। पूरे राज्य की निगाहें उसी पर टिक गईं। लोग कहते थे कि वह दयालु है, गरीबों की मदद करता है, खेतों का हाल पूछता है, सैनिकों के साथ बैठकर खाना खाता है। लेकिन उसके अंदर एक और इंसान भी था, जो सिर्फ राजा नहीं था, वह एक प्रेमी भी था। और यही बात आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। राजमहल के पिछले हिस्से में एक पुराना बाग था, जहां शाम के समय हवा ठंडी हो जाती थी और पहरेदार दूर खड़े रहते थे। वहीं उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई थी। नंदिनी किसी बड़े घर की बेटी नहीं थी। वह दरबार के मुख्य सलाहकार की भतीजी थी, जो बचपन से महल में पली थी। दोनों ने साथ खेला था, साथ पढ़ा था, और कब दोस्ती कब चुपचाप प्रेम में बदल गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वीरेंद्र जब भी राजकाज की थकान से घिर जाता तो उसी बाग में आकर नंदिनी से बातें करता। वह उसे समझाती कि लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और तुम्हें अपने दिल से ज्यादा अपने कर्तव्य को सुनना होगा। वीरेंद्र हंस देता और कहता कि अगर दिल ही न रहे तो कर्तव्य किस काम का। दोनों की बातें लंबी चलती, बिना किसी शोर के, जैसे दो आम लोग अपनी जिंदगी के सपने देख रहे हों, लेकिन राज्य की सीमाओं पर हालात बदल रहे थे। उत्तर की ओर बसे एक छोटे प्रदेश में विद्रोह की खबरें आने लगी थीं। वहां के लोग कर बढ़ने से नाराज थे। कुछ सरदार मिलकर सेना के खिलाफ साजिश रच रहे थे। दरबार में रोज इसी पर चर्चा होती। सैनिक प्रमुख सख्त कार्रवाई की सलाह देता। सलाहकार कहते कि अगर अभी नहीं रोका गया तो आग फैल जाएगी। वीरेंद्र चुपचाप सब सुनता। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती, क्योंकि उसे पता था कि विद्रोह की जड़ में सिर्फ लालच नहीं, बल्कि कुछ सच भी छिपा है। पिछले साल सूखा पड़ा था, फसलें खराब हुई थीं और राजकोष खाली हो रहा था, इसलिए कर बढ़ाना पड़ा था। पर जिनके घर में अनाज नहीं है, उनसे कर मांगना क्या सच में न्याय है? यही सवाल उसे भीतर से काटता था। एक रात अचानक खबर आई कि सीमा पर तैनात सैनिकों पर हमला हुआ है, और हमले का नेतृत्व किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपने ही राज्य के एक युवा सरदार ने किया है। उसका नाम आदित्य था, और यह सुनते ही वीरेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। आदित्य वही युवक था जो बचपन में उसके साथ शिक्षा पाता था, जो महल में अक्सर आता जाता था, और जो कुछ महीनों पहले तक नंदिनी से भी बात करता देखा जाता था। दरबार में खुसर फुसर होने लगी कि शायद आदित्य और नंदिनी के बीच कुछ था, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। वीरेंद्र ने भी कभी नंदिनी से यह सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे भरोसा था। लेकिन अब जब आदित्य का नाम विद्रोह के साथ जुड़ा तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा। अगले दिन दरबार भरा। सैनिकों ने बताया कि आदित्य ने खुलकर घोषणा की है कि राजा ने जनता के साथ अन्याय किया है और वह न्याय के लिए लड़ रहा है। उसने खुले मैदान में लोगों को इकट्ठा कर भाषण दिया है और कई गांव उसके साथ हो गए हैं। यह सुनकर दरबार में गुस्से की लहर दौड़ गई। सैनिक प्रमुख ने तलवार खींचते हुए कहा कि ऐसे गद्दार को तुरंत पकड़कर फांसी देनी चाहिए।
नहीं तो बाकी लोग भी हिम्मत पकड़ लेंगे। वीरेंद्र की नजरें नीचे झुकी थीं। वह सोच रहा था कि क्या सच में आदित्य सिर्फ सत्ता चाहता है, या वह सच में लोगों के दर्द की आवाज उठा रहा है। और अगर उसकी बात में थोड़ा भी सच है तो क्या उसे सुना नहीं जाना चाहिए। उस शाम वह फिर उसी पुराने बाग में गया। नंदिनी पहले से वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि मुझे सब पता चल गया है। आदित्य ने जो किया वह गलत है, पर उसकी नीयत पूरी तरह खराब नहीं है। गांवों में हाल बहुत बुरे हैं। लोग सच में परेशान हैं। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या तुम उसे बचाना चाहती हो। यह सवाल हवा में भारी होकर ठहर गया। नंदिनी ने कुछ पल चुप रहकर कहा कि मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम जल्दबाजी में फैसला न करो। तुम राजा हो। तुम्हारा एक आदेश किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है, और अगर तुमने बिना सुने उसे सजा दी तो शायद इतिहास तुम्हें कठोर कहेगा। वीरेंद्र के अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका कर्तव्य था जो कहता था कि विद्रोह को कुचलना जरूरी है, नहीं तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। दूसरी तरफ उसका दिल था जो कहता था कि शायद आदित्य की बात में सच्चाई है, और कहीं न कहीं नंदिनी की आंखों में भी एक डर था, जैसे वह सिर्फ एक सरदार की नहीं बल्कि अपने अतीत की भी रक्षा कर रही हो। वीरेंद्र ने तय किया कि वह खुद सीमा पर जाएगा। वह सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा और तभी फैसला करेगा। दरबार ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा कि अगर मैं दूर बैठकर आदेश दूंगा तो मैं भी उसी गलती का हिस्सा बन जाऊंगा जिसका आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद वह साधारण सैनिक के वेश में अपने भरोसेमंद लोगों के साथ सीमा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने गांव देखे जहां खेत सूखे पड़े थे, कुएं आधे खाली थे और लोग उम्मीद और गुस्से के बीच झूल रहे थे। कई जगह लोग उसे पहचान नहीं पाए और खुलकर अपनी परेशानी बताते रहे। कहते कि महल तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, हमें सिर्फ आदेश मिलते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। यह सुनकर वीरेंद्र का दिल भारी होता गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके दरबार की दीवारें सच को अंदर आने से रोक रही थीं। जब वह विद्रोह के केंद्र तक पहुंचा तो दूर मैदान में आदित्य लोगों के बीच खड़ा था। उसकी आवाज में जोश था, पर आंखों में थकान भी थी। वीरेंद्र ने छिपकर उसकी बातें सुनी। आदित्य कह रहा था कि हम राजा के दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। अगर कर कम हो जाए, अगर सूखे में मदद मिले, अगर हमारी बात सुनी जाए तो हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर वीरेंद्र का दिल और उलझ गया, क्योंकि यह बगावत की भाषा कम और शिकायत की भाषा ज्यादा लग रही थी। उसी रात जब सब सो गए तो वीरेंद्र ने गुप्त रूप से आदित्य से मिलने का फैसला किया। वह एक छोटे से तंबू में पहुंचा जहां आदित्य अकेला बैठा था। दोनों की आंखें मिलीं तो कुछ पल के लिए बचपन की यादें लौट आईं, पर फिर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने सबसे पहले कहा कि मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि तुम सिर्फ राजा नहीं हो, तुम वही दोस्त हो जो सच जानना चाहता है। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा कि सच जानने आया हूं, पर याद रखो कि अगर तुम्हारी राह गलत हुई तो मैं तुम्हें सजा देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य ने बिना झिझक कहा कि अगर मैं गलत हूं तो सजा दो, पर अगर गलती तुम्हारी व्यवस्था में है तो क्या तुम उसे बदलने की हिम्मत रखोगे? यह सवाल वीरेंद्र के दिल में तीर की तरह धंस गया, क्योंकि अब बात सिर्फ विद्रोह की नहीं रही थी। अब बात उसके अपने फैसलों, उसके प्रेम और उसके न्याय की थी, और उसे महसूस हुआ कि आने वाले दिन उसके जीवन का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। वह देर तक उसी तंबू में बैठा रहा। बाहर धीमी हवा चल रही थी। पहरेदारों के कदमों की आहट कभी पास आती, कभी दूर जाती। आदित्य उसकी तरफ देखता रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो कि अब राजा क्या कहेगा।
पर उस पल वीरेंद्र के पास कोई तैयार जवाब नहीं था। उसने धीरे से पूछा कि अगर मैं कर कम कर दूं और सूखे वाले इलाकों में मदद भेजूं, तो क्या तुम अपने लोगों को हथियार डालने को कहोगे? आदित्य ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि लोग अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें यकीन चाहिए कि यह फैसला डर से नहीं बल्कि समझ से लिया गया है। और यही सबसे कठिन बात थी, क्योंकि अगर राजा झुकता दिखे तो बाकी सरदार इसे कमजोरी समझ सकते थे। वीरेंद्र ने तय किया कि वह खुले दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा, पर उससे पहले उसे सच्चाई पूरी तरह समझनी होगी। उसने अगले दिन गांवों में घूमकर लोगों से सीधी बात की। एक बूढ़ा किसान मिला जिसने कहा कि हमने हमेशा राजकोष के लिए कर दिया है, हमने कभी सवाल नहीं उठाया, पर जब हमारे बच्चे भूखे सोने लगे तो हमें लगा कि हमारी आवाज कहीं खो गई है। एक औरत मिली जिसने कहा कि हमें विद्रोह नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि हमारे दुख को गद्दारी न समझा जाए। इन बातों ने वीरेंद्र के मन में गहरी लकीर खींच दी। उसे लगा कि दरबार तक पहुंचते पहुंचते सच्चाई का रंग बदल जाता है। इसी बीच महल में खबर पहुंच गई कि राजा सीमा पर है और शायद विद्रोहियों से बात कर रहा है। सैनिक प्रमुख को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ सख्त सरदारों को साथ लेकर योजना बनाई कि अगर राजा नरमी दिखाए तो वे खुद कार्रवाई करेंगे। उन्हें डर था कि अगर आज कर कम हुआ तो कल सेना का खर्च कैसे चलेगा, राज्य की सुरक्षा कैसे होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे प्रदेश भी सिर उठाने लगें। राजनीति की यह परतें वीरेंद्र से छिपी नहीं थीं, पर वह जानता था कि डर के आधार पर लिया गया फैसला टिकता नहीं। शाम को वह फिर आदित्य से मिला। इस बार बातचीत लंबी चली। आदित्य ने साफ कहा कि मैंने तलवार इसलिए उठाई क्योंकि महल से कोई सुनने नहीं आया। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो पहले खुले में आकर यह मानो कि हालात कठिन हैं। यह मत कहो कि सब ठीक है। वीरेंद्र को यह बात चुभी, क्योंकि राजा से गलती मानने की उम्मीद कम ही की जाती है। पर उसने महसूस किया कि सच्चाई से भागना आसान है पर टिकाऊ नहीं। उसने आदित्य से कहा कि मैं कल सबके सामने आकर बात करूंगा, तुम भी अपने लोगों को लेकर आना। हम फैसला तलवार से नहीं शब्दों से करेंगे। अगले दिन मैदान में भीड़ इकट्ठा हुई। एक तरफ विद्रोही, दूसरी तरफ सैनिक। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया। वीरेंद्र साधारण वेश में नहीं बल्कि राजा की तरह सामने आया, ताकि किसी को यह न लगे कि वह छिपकर बात कर रहा है। उसने बिना घुमाए कहा कि राज्य कठिन दौर से गुजर रहा है, सूखे ने हमें कमजोर किया है और कर बढ़ाने का फैसला जल्दबाजी में हुआ। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सैनिक असहज हो गए। फिर उसने कहा कि मैं कर आधा कर रहा हूं और जिन इलाकों में सूखा ज्यादा है वहां 1 साल तक कर नहीं लिया जाएगा। इसके बदले मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। यह सुनते ही आदित्य आगे बढ़ा। उसने लोगों से कहा कि अगर राजा ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है तो हमें भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। पर तभी भीड़ के पीछे से किसी ने पत्थर फेंका जो एक सैनिक को लगा। माहौल अचानक गर्म हो गया। सैनिकों ने तलवारें संभाली, विद्रोहियों ने भी, और कुछ ही पलों में शांति टूटने लगी। वीरेंद्र ने जोर से चिल्लाकर सबको रुकने को कहा, पर अफवाह की आग जल्दी फैलती है। किसी ने चिल्लाया कि यह सब जाल है, राजा हमें कमजोर करना चाहता है, और देखते ही देखते स्थिति हाथ से निकलती दिखी। इसी अफरा तफरी में एक घायल सैनिक को देखकर वीरेंद्र खुद उसके पास दौड़ा। उसने अपनी चादर फाड़कर पट्टी बांधी। यह दृश्य देखकर कई लोग ठिठक गए। आदित्य भी आगे आया और उसने अपने लोगों को पीछे हटने को कहा। कुछ देर की कोशिश के बाद भीड़ थोड़ी शांत हुई, पर यह साफ था कि भरोसा अभी भी कमजोर है। सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगा, दिलों की दूरी कम करनी होगी। उस रात वीरेंद्र अपने तंबू में अकेला बैठा था। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई तलवार की नहीं
बल्कि भरोसे की है, और भरोसा धीरे बनता है। उसने अपने विश्वस्त दूत को महल भेजा और आदेश दिया कि तुरंत अनाज और दवाइयों की गाड़ियां रवाना की जाएं, साथ ही कर माफी का लिखित फरमान तैयार हो। वह जानता था कि कागज पर लिखी बात जनता को दिखानी होगी, वरना लोग मानेंगे नहीं। कुछ दिनों बाद जब सच में अनाज की गाड़ियां गांवों में पहुंची और सैनिकों ने खुद वितरण में मदद की, तो माहौल थोड़ा बदला। लोगों के चेहरों पर पहली बार राहत दिखी। आदित्य ने खुले में आकर कहा कि अगर वादे निभाए जा रहे हैं तो हमें भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए। उसने अपने साथियों से हथियार जमा कराने को कहा। यह आसान नहीं था, पर धीरे धीरे विद्रोह ठंडा पड़ने लगा। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद उसने प्रेम और न्याय के बीच एक संतुलन पा लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि महल के अंदर कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि राजा ने दबाव में आकर निर्णय लिया है। सैनिक प्रमुख ने गुप्त रूप से कुछ सरदारों से बात शुरू की। उनका कहना था कि अगर आज एक विद्रोह बिना सजा के खत्म हो गया तो कल हर कोई यही करेगा। और तभी एक रात अचानक खबर आई कि कर माफी के फरमान पर राजा की मुहर नकली बताई जा रही है। अफवाह फैलाई जा रही है कि असली आदेश कुछ और है। यह सुनकर वीरेंद्र समझ गया कि अब मामला सिर्फ जनता और विद्रोह का नहीं रहा। अब उसके अपने महल में भी दरार पड़ चुकी है और उसे यह तय करना होगा कि वह किस पर भरोसा करे, क्योंकि आने वाला कदम न सिर्फ उसके प्रेम बल्कि उसके सिंहासन को भी हिला सकता है। वह देर रात तक जागता रहा। तंबू के बाहर धीमी आग जल रही थी और पहरेदारों की परछाइयां हिल रही थीं। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर महल के अंदर ही कोई उसके फैसले को कमजोर कर रहा है तो यह सिर्फ सत्ता की खींचतान नहीं बल्कि सीधी चुनौती है। उसने तय किया कि अब उसे सीमा से लौटकर सीधे महल जाना होगा, क्योंकि अगर जड़ वहीं है तो इलाज भी वहीं होगा। सुबह होते ही उसने आदित्य को बुलाया और कहा कि हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। तुम्हें अपने लोगों के साथ गांवों में रहकर भरोसा बनाए रखना होगा। मैं महल जाकर देखता हूं कि किसे मेरी नीयत से परेशानी है। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है तो सावधान रहना, क्योंकि जो सामने से तलवार नहीं चला सकता वह पीछे से वार करता है। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र महल लौटा तो उसका स्वागत पहले जैसा नहीं था। दरबार लगा तो सब औपचारिक मुस्कान लिए बैठे थे, पर हवा में खिंचाव साफ था। सैनिक प्रमुख ने सबसे पहले बात उठाई और कहा कि कर माफी का फरमान बिना पूरी सलाह के जारी किया गया। इससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। कुछ सरदारों ने भी हामी भरी। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा कि अगर जनता ही कमजोर हो गई तो राजकोष किस काम का। पर उसे महसूस हुआ कि विरोध सिर्फ तर्क का नहीं बल्कि असर का है। कई लोग डर रहे थे कि राजा सीधे जनता से बात करने लगा है और दरबार की अहमियत घट रही है। उसी बीच खबर आई कि शहर के बाजार में कुछ लोग फरमान की प्रतियां जलाकर कह रहे हैं कि यह असली नहीं है। वीरेंद्र ने तुरंत लेखागार से असली दस्तावेज मंगवाए। मुहर साफ थी, हस्ताक्षर भी उसके थे। तब उसे समझ आया कि किसी ने जानबूझकर नकली फरमान फैलाया है ताकि भ्रम पैदा हो। उसने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। कुछ दिनों में पता चला कि महल के भीतर से ही जानकारी बाहर जा रही है और शक की सुई सैनिक प्रमुख के करीबी अधिकारी पर टिक गई। जब उस अधिकारी को गुप्त कक्ष में लाया गया तो पहले वह इनकार करता रहा, पर सबूत सामने रखे गए तो उसकी आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि उसे यकीन था कि राजा नरम पड़ गया है और राज्य कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसने कुछ सरदारों के कहने पर नकली फरमान फैलाया ताकि जनता फिर से भड़क उठे और सख्त कार्रवाई का बहाना मिल सके। यह सुनकर वीरेंद्र के भीतर गुस्सा उठा, क्योंकि यह सिर्फ साजिश नहीं
बल्कि जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश थी, और इसमें कई बड़े नाम जुड़े हो सकते थे। अब सवाल यह था कि क्या वह खुलकर सैनिक प्रमुख को भी कटघरे में खड़ा करे, या सिर्फ नीचे के अधिकारी को सजा देकर मामला शांत कर दे। अगर वह ऊपर तक हाथ डालता तो दरबार में खुला टकराव होता, सेना में बगावत भी हो सकती थी, और अगर वह चुप रहता तो यह संदेश जाता कि राजा डर गया। उसी रात वह फिर पुराने बाग में गया जहां नंदिनी इंतजार कर रही थी। उसने सब बताया। नंदिनी ने ध्यान से सुना और कहा कि न्याय आधा नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि गलती ऊपर तक जाती है तो सिर्फ कमजोर को सजा देना भी अन्याय होगा। वीरेंद्र ने थके हुए स्वर में कहा कि पर अगर सेना टूट गई तो राज्य कैसे बचेगा। नंदिनी ने धीरे से कहा कि डर के कारण लिया गया फैसला हमेशा कल फिर डर पैदा करता है। कुछ ही दिनों में जांच आगे बढ़ी और साफ हो गया कि सैनिक प्रमुख ने सीधे आदेश तो नहीं दिया था, पर उसने माहौल ऐसा बनाया कि उसके समर्थक यह कदम उठाएं। वह खुलकर सामने नहीं आया, पर चुप भी नहीं रहा। यह वही जगह थी जहां प्रेम और न्याय फिर आमने सामने खड़े थे, क्योंकि सैनिक प्रमुख वही व्यक्ति था जिसने बचपन में वीरेंद्र को युद्ध कला सिखाई थी, जिसने उसके पिता के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं। वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि परिवार जैसा था। उसे सजा देना निजी संबंध तोड़ने जैसा था। दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। सबकी निगाहें राजा पर थीं। आरोपी अधिकारी को सामने लाया गया। सैनिक प्रमुख भी उपस्थित था। वीरेंद्र ने सबूतों के आधार पर अधिकारी को दोषी ठहराया और कहा कि उसे पद से हटाकर कारावास दिया जाएगा। फिर वह रुका। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। उसने सैनिक प्रमुख की तरफ देखा और कहा कि जो व्यक्ति अपने अधीनस्थों को भ्रम फैलाने से नहीं रोकता, वह भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आज से सेना की कमान अस्थायी रूप से परिषद के हाथ में रहेगी, जब तक व्यवस्था दोबारा मजबूत न हो जाए। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सैनिक प्रमुख का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ कहना चाहा पर खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में चोट और गुस्सा दोनों थे। वीरेंद्र जानता था कि यह फैसला आसान नहीं था और इसके परिणाम भी होंगे, पर उसने महसूस किया कि अगर वह निजी रिश्तों के कारण आंख मूंद लेता तो उसका अपना सिद्धांत टूट जाता। सभा खत्म होने के बाद महल के गलियारों में फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ लोग राजा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि उसने सेना को नाराज कर दिया है। उसी शाम खबर आई कि सैनिक प्रमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अपने किले में लौट गया है। यह शांति की निशानी नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी, क्योंकि उसके समर्थक अभी भी सेना में थे। वीरेंद्र अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा। उसे पता था कि उसने न्याय का रास्ता चुना है, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। नंदिनी उसके पास आई और बोली कि आज तुमने वह किया जो सही था, चाहे परिणाम जो भी हो। पर तभी एक दूत हाँफता हुआ अंदर आया और उसने बताया कि पूर्वी चौकी पर कुछ सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है और वे कह रहे हैं कि वे सिर्फ पुराने प्रमुख के आदेश मानेंगे। यह सुनकर वीरेंद्र समझ गया कि संघर्ष अब खुलकर सामने आने वाला है और उसे तय करना होगा कि क्या वह फिर प्रेम और पुराने रिश्तों को याद करेगा या राज्य की स्थिरता के लिए एक और कठोर कदम उठाएगा। वह कुछ पल तक चुप बैठा रहा। दूत अभी भी झुका खड़ा था। कमरे में भारी सन्नाटा था। बाहर पहरेदारों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र ने धीरे से पूछा कि कितने सैनिक हैं जो आदेश नहीं मान रहे। दूत ने बताया कि संख्या ज्यादा नहीं है, पर वे एक अहम चौकी पर तैनात हैं जहां से पूर्वी सीमा की निगरानी होती है। अगर वहां अनुशासन टूटा तो बाकी चौकियां भी हिम्मत पकड़ सकती हैं। यह सुनकर वीरेंद्र ने तुरंत परिषद को बुलाने का आदेश दिया। सभा में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तुरंत सेना भेजकर बगावत दबा दी जाए, ताकि संदेश साफ जाए
कि आदेश न मानने की कीमत भारी होती है, पर कुछ ने कहा कि अगर सीधे टकराव हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सैनिक अभी भी पुराने प्रमुख के प्रति वफादारी रखते हैं। वीरेंद्र ने सबकी बात सुनी, फिर कहा कि मैं खुद चौकी पर जाऊंगा। अगर मैं महल में बैठकर आदेश देता रहा तो वही गलती दोहराऊंगा जो पहले हुई थी। यह सुनकर कई लोग घबरा गए, पर उसने फैसला बदलने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वह सीमित दल के साथ पूर्वी चौकी की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर उसके मन में पुराने दिन घूमते रहे, जब सैनिक प्रमुख उसे युद्ध के गुर सिखाता था। कैसे तलवार पकड़नी है, कैसे घोड़े को संभालना है, कैसे डर को चेहरे पर नहीं आने देना है। वह जानता था कि अगर आमने सामने टकराव हुआ तो मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं बल्कि सम्मान का बन जाएगा, और सम्मान की लड़ाई अक्सर समझ से बाहर चली जाती है। चौकी पर पहुंचते ही माहौल तनाव भरा था। कुछ सैनिक खुले में खड़े थे, उनके चेहरों पर सख्ती थी। उन्होंने औपचारिक सलाम तो किया, पर आंखों में सवाल थे। उनके नेता ने आगे बढ़कर कहा कि हम राजा का अपमान नहीं कर रहे, पर हमें लगता है कि हमारे पुराने प्रमुख के साथ अन्याय हुआ है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा कि अन्याय किसके साथ हुआ है, यह तय करने का अधिकार सिर्फ भावनाओं को नहीं दिया जा सकता। मैंने जो फैसला लिया वह सबूतों के आधार पर लिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझसे सीधे बात करो। हथियार दिखाकर नहीं। कुछ देर तक बहस चलती रही। सैनिक कह रहे थे कि प्रमुख ने सीधे कोई आदेश नहीं दिया था, उसे हटाना गलत है। वीरेंद्र ने समझाया कि जिम्मेदारी सिर्फ लिखित आदेश से नहीं तय होती, माहौल बनाने से भी होती है, और अगर नेता अपने अधीनस्थों को भटकने दे तो वह भी दोषी है। उसकी बातों का असर कुछ चेहरों पर दिखा, पर सब पर नहीं। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। खबर आई कि पुराने प्रमुख खुद पास के किले से निकलकर यहां आ रहे हैं। थोड़ी देर में वह सामने था, उम्र में बड़ा, चेहरा सख्त, आंखों में आहत गर्व। उसने उतरकर बिना झुके कहा कि मुझे पता चला कि मेरे सैनिकों को डराया जा रहा है। वीरेंद्र ने सीधा जवाब दिया कि उन्हें डराया नहीं, समझाया जा रहा है। दोनों के बीच दूरी कम थी, पर सालों का रिश्ता बीच में खड़ा था। कुछ पल के लिए लगा जैसे गुरु और शिष्य आमने सामने हों, पर अब दोनों अलग भूमिकाओं में थे। पुराने प्रमुख ने कहा कि तुमने मुझे बिना साबित किए दोषी माना, यह मेरे सम्मान के खिलाफ है। वीरेंद्र ने शांत रहकर कहा कि मैंने तुम्हें कारावास नहीं दिया, सिर्फ कमान से हटाया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो सच सामने आएगा, पर अगर तुम अपने सम्मान के नाम पर सैनिकों को आदेश न मानने दो तो यह राज्य के खिलाफ होगा। यह सुनकर आसपास खड़े सैनिक और सतर्क हो गए। तनाव बढ़ रहा था, किसी भी गलत शब्द से तलवारें निकल सकती थीं। तभी वीरेंद्र ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकालकर जमीन पर रख दी और कहा कि आज यहां कोई युद्ध नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बंदी बना लो और दरबार में खुली सभा बुलाओ, वहां जनता और सरदारों के सामने फैसला हो जाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। यह जोखिम भरा कदम था, पर इससे माहौल का रुख बदल गया। पुराने प्रमुख कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ देखा। शायद उन्हें भी समझ आ गया कि अगर वे अब पीछे नहीं हटे तो बात गृह युद्ध तक पहुंच सकती है। उन्होंने धीरे से कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, पर यह सभा जल्द होनी चाहिए। वीरेंद्र ने हामी भरी और चौकी पर खड़े सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने स्थान पर लौटें और अनुशासन बनाए रखें। कुछ दिनों बाद राजधानी में विशाल सभा बुलाई गई। जनता, सरदार, सैनिक सब मौजूद थे। यह सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान का मामला नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की दिशा का सवाल था। आरोप और जवाब खुले में रखे गए। गवाहों ने बताया
कि कैसे अफवाहें फैलाई गईं, कैसे माहौल बनाया गया। पुराने प्रमुख ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने सीधे आदेश नहीं दिया, पर उन्होंने असंतोष को रोका भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि राजा नरमी दिखा रहा है। लंबी चर्चा के बाद परिषद ने निर्णय दिया कि प्रमुख की नीयत राज्य के खिलाफ नहीं थी, पर उनका व्यवहार लापरवाही भरा था। इसलिए उन्हें स्थायी रूप से पद से हटाया जाएगा, पर सम्मानजनक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। यह फैसला सख्त भी था और संतुलित भी। वीरेंद्र ने इसे स्वीकार किया। सभा खत्म हुई तो माहौल में भारीपन था, पर खुला टकराव टल गया था। रात को जब सब शांत हुआ तो नंदिनी ने वीरेंद्र से कहा कि आज तुमने फिर तलवार से ज्यादा धैर्य का सहारा लिया, पर यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा कि शायद राजा होना इसी का नाम है, हर बार दिल और कर्तव्य के बीच खड़ा होना। पर तभी एक और खबर आई जिसने उसकी थकान को फिर से जगा दिया। दक्षिणी सीमा से संदेश आया था कि पड़ोसी राज्य ने हमारी आंतरिक कमजोरी की खबर पाकर सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। और अब यह सिर्फ अंदर का संघर्ष नहीं रहा, बाहर का खतरा भी दरवाजे पर खड़ा है। खबर सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। कुछ ही हफ्तों में राज्य ने 2 बड़े संकट देख लिए थे और अब पड़ोसी राज्य की तैयारी साफ संकेत दे रही थी कि वे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वीरेंद्र ने तुरंत दूतों को भेजकर पक्की जानकारी जुटाने का आदेश दिया, साथ ही सेना को सतर्क रहने को कहा। पर इस बार उसके सामने एक और कठिन सवाल था। क्या वह सेना पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है, जबकि हाल ही में अनुशासन की दरारें सामने आई थीं? परिषद ने सुझाव दिया कि तुरंत दक्षिणी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएं और किले मजबूत किए जाएं। कुछ ने कहा कि पहले बातचीत की कोशिश होनी चाहिए ताकि युद्ध टाला जा सके। वीरेंद्र जानता था कि अगर अंदर की एकता मजबूत न हो तो बाहर की लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। इसलिए उसने सबसे पहले सेना के बीच जाकर सीधी बात करने का फैसला किया। उसने खुले मैदान में सैनिकों को इकट्ठा किया और बिना किसी घुमाव के कहा कि हमारे बीच मतभेद रहे हैं, पर अब समय है कि हम तय करें कि हम अलग अलग खड़े रहेंगे या एक साथ। अगर कोई भी अपने पुराने गुस्से को पकड़े रहेगा तो दुश्मन को ताकत मिलेगी। उसकी आवाज में थकान भी थी और सच्चाई भी। सैनिकों के चेहरों पर गंभीरता थी। पुराने प्रमुख अब पद पर नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी का असर अभी भी था। तभी वही प्रमुख आगे आए। उन्होंने सबके सामने कहा कि मेरे और राजा के बीच जो भी मतभेद थे वह अब खत्म है। राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है। जो भी मेरे नाम पर अनुशासन तोड़ेगा वह मेरी इच्छा के खिलाफ जाएगा। यह सुनकर भीड़ में जैसे जमी बर्फ पिघली। वीरेंद्र ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा सिर झुकाया। यह इशारा छोटा था, पर मतलब बड़ा था। कुछ ही दिनों में दक्षिणी सीमा पर तनाव बढ़ गया। पड़ोसी राज्य की सेना आगे बढ़ती दिखी। बातचीत की कोशिश की गई, पर उनका दूत साफ कह गया कि वे हमारी कमजोरी पर नजर रखे हुए थे और अब उन्हें कुछ सीमावर्ती इलाके चाहिए। यह खुली चुनौती थी। वीरेंद्र ने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, पर साथ ही यह भी कहा कि गांवों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, अनाज के भंडार बचाए जाएं, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जनता के जीवन पर भी असर डालता है। युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही दिन साफ हो गया कि दुश्मन ने हमारी हाल की उथल पुथल को ध्यान में रखकर योजना बनाई है। वे सोच रहे थे कि हमारी सेना बंटी हुई होगी, पर इस बार सैनिकों ने एकजुट होकर मोर्चा संभाला। वीरेंद्र खुद घोड़े पर आगे की पंक्ति में था। उसने कई बार जोखिम उठाया। एक बार तो दुश्मन का तीर उसके कंधे को छूता हुआ निकल गया, पर उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह देखकर सैनिकों का हौसला और बढ़ा। कई दिनों तक संघर्ष चला। कभी हम आगे बढ़ते, कभी वे। अंत में एक निर्णायक रात आई जब दुश्मन ने अचानक हमला किया। घना अंधेरा था, पर हमारे सैनिक पहले से तैयार थे।
पुराने प्रमुख ने रणनीति बनाई थी और युवा सेनापतियों ने उसे लागू किया। वीरेंद्र ने महसूस किया कि जब व्यक्तिगत अहंकार हट जाए तो अनुभव और ऊर्जा साथ मिलकर काम करते हैं। सुबह होते होते दुश्मन की सेना पीछे हटने लगी। उनके दूत ने संधि की मांग की। संधि की शर्तों में हमारी सीमा सुरक्षित रही और पड़ोसी राज्य ने स्वीकार किया कि वे हमारी आंतरिक स्थिति का गलत आकलन कर बैठे थे। राजधानी में जब विजय का समाचार पहुंचा तो लोग सड़कों पर आ गए, पर वीरेंद्र के मन में सिर्फ राहत थी, उत्साह से ज्यादा, क्योंकि वह जानता था कि यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि विश्वास की थी। कुछ दिन बाद दरबार में शांति थी। अनाज के भंडार भरने लगे थे, कर व्यवस्था संतुलित हो चुकी थी और जनता को यह भरोसा था कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। वीरेंद्र ने नंदिनी को उसी पुराने बाग में बुलाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसने कहा कि मैंने कई फैसले लिए, कुछ में दर्द था, कुछ में जोखिम, पर अगर उस दिन तुमने मुझे जल्दबाजी से रोका न होता तो शायद मैं भी वही गलती करता जो इतिहास में कई राजाओं ने की है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा कि राजा वही होता है जो सीखता है और बदलता है। वीरेंद्र ने महसूस किया कि प्रेम और न्याय दो अलग रास्ते नहीं हैं। अगर प्रेम सिर्फ अपने लोगों के लिए हो और न्याय सब के लिए तो दोनों साथ चल सकते हैं, पर इसके लिए हर दिन सच का सामना करना पड़ता है। उस रात महल की छत से उसने अपने राज्य की रोशनी देखी। गांवों में चूल्हे जल रहे थे, चौकियों पर पहरा मजबूत था और उसके भीतर पहली बार लंबे समय बाद सुकून था। उसे पता था कि आने वाले समय में फिर चुनौतियां आएंगी, पर अब वह जानता था कि फैसला लेते समय दिल और कर्तव्य को आमने सामने खड़ा करके भी संतुलन पाया जा सकता है, और शायद यही उसके जीवन की असली जीत थी।